चलो, तो कल हम डिस्कस कर रहे थे, आगे आ जाओ या ठीक हो उधर। हम्म जहाँ भी कंफर्टेबल हो, मतलब बात यह है कि आगे आ जाओगे तो थोड़ा ठीक रहेगा। ठीक, तो कल बेसिकली हम डिस्कस कर रहे थे कि हमने कि कॉन्स्टिट्यूशन जब ओरिजिनली बना तो हमारे पास क्या क्या चीजें थी, ठीक है। और आज हम डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले उसका जो एक इंपॉर्टेंट पार्ट था, जब कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली बना तो हमारे पास में प्रीएम्बल था। 95 आर्टिकल्स थे जो 22 पार्ट्स में डिवाइडेड थे, और उसके साथ साथ 8 शेड्यूल हमारे पास हमें कॉन्स्टिट्यूशन में बन करके मिले थे। और किस दिन बन के तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। तो उस दिन हमारे पास ये चीजें थी कॉन्स्टिट्यूशन में। अब उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास प्रीएम्बल है ना, प्रीएम्बल को हम क्या कहते हैं? आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब अगेन इसको आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कहीं ना कहीं जैसे आइडेंटिटी कार्ड आपकी पर्सनैलिटी के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता है, वैसे ही ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, ठीक, और कॉन्स्टिट्यूशन कंट्री को कैसे बनाना चाहता है, ठीक है, उसके बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता है। ठीक, बाद जो नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास वो क्या है कि इसमें प्रियम्बल में, मतलब अगर हम ये चीजें पढ़ लें, अभी तो हमारे सामने लिखा हुआ है, अगर हम ये चीजें पढ़ लें तो हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन और अपने कंट्री का जो सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल सिस्टम है उसके बारे में एक बेसिक जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। तो इसे पढ़ते हैं, सिंपल सी बात है, इसमें क्या है, ठीक, इंग्लिश में ही तो लिखा है। तो क्या कह रहा है? वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, political, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of individual and the unity and integrity of this nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give ourselves to this Constitution. ठीक है, तो सिंपल बात है, इंग्लिश है ना, और इंग्लिश तो आप पढ़ के आए हो अभी तक, तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या लिखा हुआ है। ये लगभग लगभग ऐसी बात हुई कि जैसे पंडित जी मंत्र पढ़ देते हैं, अच्छा तो लग रहा है पर समझ कुछ नहीं आया, है ना। तो जब ये पढ़ा तो अच्छा तो लगा पर समझ नहीं आया। अब अगेन अगर मुझे इसे समझना है तो इसमें मुझे क्या क्या चीजें समझने की जरूरत है। तो सबसे पहली बात क्या कह रहा है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब अल्टीमेटली जो कॉन्स्टिट्यूशन को अथॉरिटी दे रहे हैं वो कौन दे रहे हैं? इंडिया के लोग। और इंडिया के लोग कैसे दे रहे हैं? थ्रू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया है हम उसे मानने के लिए तैयार हैं, ठीक है। तो अगेन ये क्या बता रहा है हमें कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो जो सोर्स ऑफ अथॉरिटी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की वो कौन है? वो है पीपल ऑफ इंडिया, इंडिया के लोग, ठीक है जी, पक्का। चलो, अब इंडिया के लोग क्या कर रहे हैं वो कहाँ लिखा हुआ है? उसके बाद कह रहा है हैविंग solemnly resolved, इसका क्या मतलब हुआ? ठीक है, तो बेसिकली सत्यनिष्ठा के साथ एक रिजोल्यूशन लिया है। रिजोल्यूशन क्या होता है? हर बार जब न्यू ईयर आता है तो न्यू ईयर पे आप एक रिजोल्यूशन लेते हो, क्या? इस बार फोन कम चलाऊंगा, इस बार पढ़ाई ज्यादा करूंगा। हर न्यू ईयर पे रिजोल्यूशन लिए जाते हैं, और वो न्यू ईयर के रिजोल्यूशन हद से हद 4-5 जनवरी तक चलते हैं, ठीक है। उसके बाद वो रिजोल्यूशन खत्म हो जाते हैं, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? इंडिया के लोग एक रिजोल्यूशन ले रहे हैं और सत्यनिष्ठा के साथ, मतलब ऐसे झूठ मूठ का नहीं, सच में, ठीक है, एक रिजोल्यूशन ले रहे हैं। किस चीज के लिए? इंडिया को टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ, इंडिया को कुछ बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए? सॉवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये बनाने के लिए रिजोल्यूशन ले रहे हैं, ठीक है जी। तो क्या क्या बनाएंगे? सबसे पहले सॉवरन बनाएंगे, फिर क्या बनाएंगे? सोशलिस्ट, फिर क्या बनाएंगे? सेक्युलर, फिर क्या बनाएंगे? डेमोक्रेटिक, और फिर क्या बनाएंगे? रिपब्लिक। तो ये सब बनाने के लिए हम रिजोल्यूशन ले रहे हैं इंडिया के लोग उस टाइम पे, ठीक है। अब सॉवरन का क्या मतलब होता है? और हम मोस्ट ऑफ द टाइम लाइफ में भी ऐसे ही करते हैं कि बहुत सारी चीजें हमें ऐसी लगती हैं कि हाँ ये तो मुझे पता है, या ये तो ऐसे ही होता है, बट एक्चुअल में अगर सही मायने में उस चीज को एनालाइज करें तो हमें पता लगता है कि यार ये उतनी बारीकी से या जितनी मुझे पता होनी चाहिए उतनी नहीं पता है, ठीक है। तो अगेन सॉवरन का क्या मतलब है? बेसिकली हमने कहा कि हमें 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली। किससे आजादी मिली? ब्रिटिशर्स से। तो बेसिकली जो एक नॉर्मल इंसान इंडिया में रह रहा था
अब ब्रिटिशर रूल कर रहे हो या इंडियन रूल कर रहे हो उसको कोई फर्क पड़ेगा? वो तो नॉर्मल अपनी जिंदगी जी रहा है। एक कोई भी मजदूरी करने वाला आदमी है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, डेली मजदूरी पे जा रहा है, अपना जो भी उसको काम मिला है वो कर रहा है और खाना खा करके सो जा रहा है। डेली के उसे पैसे मिल रहे हैं। अब गवर्नमेंट ब्रिटिशर की रहे या इंडियन रहे, कांग्रेस की रहे या बीजेपी की रहे, उसके ऊपर कुछ फर्क पड़ेगा? यस, नथिंग टू डू विद पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड डेमोग्राफिक ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो उसको तो कोई मतलब नहीं है। तो अगेन फिर क्या बदला जब आजादी मिली और हमने कहा कि हम सबको आजादी मिली? तो बेसिकली पहले क्या था कि पहले जो रूल बना रहे हैं, लॉज बना रहे हैं हमारी कंट्री के लिए, वो कौन बना रहे थे? ब्रिटिशर्स। क्योंकि इंडिया एक ब्रिटिश कॉलोनी था, इसलिए ब्रिटिशर्स बना रहे थे। तो अब अगेन यहां पर भी जब हम देखते हैं, जब आगे हम मॉडर्न इंडिया पढ़ेंगे अभी, तो वहां हम देखेंगे कि पहले हमारे पास डोमेनियन स्टेटस की मांग आई। ठीक, जब फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा है तो उसमें डोमेनियन स्टेटस की डिमांड आ रही है। डोमेनियन स्टेटस का क्या मतलब है कि बेसिकली इंडियंस का जो है, जो रोल है, एक्टिव रोल रहेगा लॉ मेकिंग में। लेकिन डोमेनियन स्टेटस में फाइनल अप्रूविंग अथॉरिटी कि ये लॉ है या नहीं, वो किसके पास होगी? ब्रिटिश के पास में। ठीक है, कि हमने लॉ तो बना दिया लेकिन वो लॉ लागू होगा या नहीं होगा, ये फाइनल अथॉरिटी ब्रिटिश के पास होगी डोमेनियन स्टेटस में। अब क्या होता है कि भगत सिंह और जो भगत सिंह के जितने भी साथ में रिवॉल्यूशनरीज थे, ठीक है, उनकी जो पार्टी थी HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, ठीक है, तो ये जो HSRA थी, जो पहले HRA होती थी, ठीक है, इनकी क्या डिमांड थी? इनकी डिमांड थी कि भाई देखो, ऐसा नहीं है कि आप डोमेनियन स्टेटस ले आओ। डोमेनियन स्टेटस से क्या फर्क पड़ेगा कि आपका पार्टिसिपेशन हो गया लॉ मेकिंग में, लेकिन कानून आप फिर भी नहीं बना सकते, अल्टीमेट अथॉरिटी ब्रिटिश के पास है, तो उससे कुछ फायदा नहीं हुआ। तो इन्होंने कहा कि भाई पूर्ण स्वराज चाहिए हमें, हमारी डिमांड पूर्ण स्वराज की है। ठीक है, तो अब क्या होता है कि ब्रिटिशर्स पूर्ण, सॉरी, जो भगत सिंह और हैं वो पूर्ण स्वराज डिमांड कर रहे हैं। लोगों के बीच में पॉपुलैरिटी है, लोगों ने भी कहा कि यार इनका पॉइंट बिल्कुल ठीक है, पूर्ण स्वराज मिलना चाहिए। तो उसकी वजह से कांग्रेस को भी मजबूर होना पड़ा और कांग्रेस ने क्या कहा कि ठीक है, हमारी भी डिमांड पूर्ण स्वराज की है। ठीक है, एंड फाइनली 20 जनवरी 1930 पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया पहली बार, और हर बार फिर उस दिन से पूर्ण स्वराज दिवस मनाया जाने लगा कि भाई हमारी डिमांड है पूर्ण स्वराज की। पूर्ण स्वराज का क्या मतलब है? स्वराज, स्वराज का मतलब सेल्फ रूल, कि मैं अपने ऊपर खुद राज करूंगा, और पूर्ण पूरी तरीके से, तो बेसिकली कंप्लीट सेल्फ रूल, कि पूरी तरीके से सेल्फ रूल रहेगा, मतलब ब्रिटिशर्स का इंटरफेरेंस नहीं है, हम अपने लिए खुद लॉ बनाएंगे। दैट इज पूर्ण स्वराज। ठीक, तो पहले बेसिकली क्या था कि इंडिया किसके साथ, अब अगर वो ब्रिटिश की कॉलोनी है, ठीक है, तो जिसके साथ ब्रिटिशर्स के अच्छे रिलेशन है उसके साथ इंडिया के भी अच्छे रिलेशन है, जिसके साथ ब्रिटिशर्स के खराब रिलेशन थे उसके साथ इंडिया के भी खराब रिलेशन थे। ठीक, ठीक है, तो अब बेसिकली क्या हुआ कि इसमें कहा गया कि सॉवरेनिटी का मतलब क्या है कि इंडिया अपने इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल डिसीजंस लेने के लिए कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है। ठीक, तो इसका मतलब हम इंडिया को कैसा देश बनाएंगे, कैसा नेशन बनाएंगे, अपने इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल डिसीजंस लेने के लिए क्या हो, इंडिपेंडेंट हो। ठीक, दैट इज द मीनिंग ऑफ सॉवरेन, कि आप अपने इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल डिसीजंस लेने के लिए इंडिपेंडेंट हैं। आपके देश के अंदर कैसा कानून होगा, इसकी आपसे किसी को, आपको किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, आप किस देश के साथ कैसे रिश्ते रखेंगे, ईरान के साथ हमारे कैसे रिश्ते होंगे, अमेरिका के साथ हमारे कैसे रिश्ते होंगे, इस बात की भी हमें किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है या किसी की वजह से इन्फ्लुएंस होने की जरूरत नहीं है। हम जिसके साथ जैसे चाहें वैसे रिश्ते रख सकते हैं। और उसी का ही एक एग्जाम्पल है कि जब अमेरिका ने कहा कि आप रशिया से तेल मत खरीदो, या रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा था और अमेरिका रशिया के अगेंस्ट था, तब भी हमने रशिया से ऑयल खरीदा, क्योंकि हम एक सॉवरेन कंट्री हैं। ठीक है, इंडिया एक सॉवरेन नेशन है, वो जिससे चाहे जैसे चाहे वैसे रिश्ते रख सकता है। तो सॉवरेनिटी का मतलब क्लियर हुआ कि अपने इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल डिसीजन लेने के लिए इंडिया इंडिपेंडेंट है। ठीक है जी, तो यहां से सॉवरेन का मतलब क्लियर हुआ। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं सोशलिस्ट, कि सोशलिस्ट का क्या मतलब है। तो बेसिकली जो हमारा सोशलिज्म है, ये कंट्री की इकोनॉमिक स्थिति को बताता है, कि कंट्री की जो हमारी इकोनॉमी है वो इकोनॉमी कैसी होगी। ठीक है, तो इकोनॉमिक स्टेटस बताता है हमारे कंट्री का कि हम अपनी कंट्री को कैसा बनाएंगे। अब देखो, अब बात क्या है कि हमारे पास उस टाइम पर 1947 की अगर हम बात करें, ठीक है, तो 1947 में दो तरह की मेन आइडियोलॉजीज हैं वर्ल्ड में। एक क्या है, एक है कम्युनिज्म।
मतलब जो कम्युनिस्टिक आइडियोलॉजी या कम्युनिस्ट है, ठीक है। और एक क्या है, कैपिटलिज्म। ठीक। कम्युनिस्ट क्या कहते हैं कि सारी चीजों के ऊपर स्टेट का कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है। जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, कितनी किसी भी इकोनॉमी में, वो सारी की सारी स्टेट कंट्रोल्ड करे, ठीक है। तो स्टेट ओन्ड इकोनॉमी, मतलब जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सारे किसके हैं, स्टेट के हैं, ठीक है। तो जितने भी रिसोर्सेज हैं दे ऑल बिलोंग टू स्टेट। और सारी लड़ाई अगर हम देखें इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट में, तो इकोनॉमिक्स की जरूरत क्यों पड़ी? बिकॉज ऑफ अनलिमिटेड डिजायर ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड लिमिटेड अवेलेबल रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज लिमिटेड अवेलेबल हैं, अब वो रिसोर्सेज किसके पास रहेंगे, कैसे इस्तेमाल होंगे, सारी लड़ाई की बात की है, ठीक है। तो कम्युनिस्ट कहते हैं कि भाई सारी की सारी चीजें स्टेट कंट्रोल करेगा, ठीक। वहीं पर जो कैपिटलिस्ट है, कैपिटलिस्ट क्या कहते हैं कि भाई मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी होनी चाहिए। मतलब स्टेट का कोई रोल नहीं होना चाहिए इकोनॉमी में। स्टेट का काम इकोनॉमिक एक्टिविटी का नहीं है, स्टेट का काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। जो इकोनॉमीज है वो मार्केट ड्रिवन होनी चाहिए। अब मार्केट ड्रिवन का क्या मतलब है कि जो हमारे पास में क्या चीज बनेगी क्या नहीं बनेगी, कौन से रिसोर्सेज कहां जाएंगे, ये कैसे डिसाइड होगा, ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। तो डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे डिसाइड होगा कि कौन से रिसोर्सेज कहां पे जाएंगे। अब ये दो तरह की आइडियोलॉजी है हमारे पास। इंडिया अभी अभी आजाद हुआ है, आप अपने आप को 1947 में इमेजिन करके देखो। अच्छा, उससे पहले लगभग 200 साल तक ब्रिटिशर्स ने इंडिया के ऊपर रूल किया, और लास्ट के ईयर्स में क्या किया, एक्सप्लॉइटेशन। जहां पे हमें ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी मिलती है कि कैसे ब्रिटिशर्स ने इंडिया के रिसोर्सेज को यूज किया अपनी वेल्थ जनरेट करने के लिए, ठीक। तो अब उन्होंने इंडिया के रिसोर्सेज को पहले ही एक्सप्लॉइट कर रखा है। इंडिया अभी अभी आजाद हुआ है, और आप डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी में है, सपोज कि आपको डिसाइड करना है कि इंडिया को, दो तरह के ऑप्शंस आपके पास हैं, एक है कम्युनिज्म और एक है कैपिटलिज्म। तो अब आप कम्युनिज्म की तरफ जाएंगे या कैपिटलिज्म की तरफ जाएंगे, क्या चूज करेंगे और क्यों? अभी क्या है ना, देखो कितना आसान है कि नेहरू को, गांधी को हम व्हाट्सएप पे, इस सब पे गाली देते रहते हैं, ये कर दिया ये कर दिया, ठीक है। लेकिन अब आप समझ रहे हो कि हमें यहाँ पे थियोरटिकली चूज करना है, तो हम डिसाइड नहीं कर पा रहे। उन्हें देश के लिए चूज करना था, एक्चुअल में चूज करना था देश को किधर की तरफ लेके जाना है, किन इंस्टीट्यूशंस को डेवलप करना है। तो आज हम कितना भी नेहरू गांधी को कहते रहे, बट उनका जो कंट्रीब्यूशन है इस देश में, वो अपने आप में एक बहुत सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो बेसिकली बताओ किसको चूज करोगे आप? नाउ यू आर द डिसाइडिंग अथॉरिटी ऑफ दिस कंट्री। किसको चूज करोगे और क्यों? जल्दी बताओ, किसको? कैपिटलिज्म को? कैपिटलिज्म को चूज करोगे, ओके। तो कैपिटलिज्म का क्या मतलब है कि सारी चीजें प्राइवेट के पास रहेंगी, गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं रहेगा। इसे क्यों करोगे, व्हाट इज द रीजन? डिमांड और सप्लाई, ठीक है। तो प्राइवेट प्लेयर एग्जिस्ट करते रहेंगे, सारी चीजें प्राइवेट करेंगी तो ठीक रहेगा, ठीक है जी। अब बात ये आ जाती है कि आप किसको चूज कर रहे हो, कैपिटलिज्म को कि प्राइवेट प्लेयर एग्जिस्ट करें, क्यों? अब प्रॉब्लम क्या है देश के साथ कि अगर हम कैपिटलिज्म को चूज कर लें प्योरली, तो दिक्कत क्या है कि आपके पास मैक्सिमम पॉपुलेशन जो 1947 में है, 1947 में, वो क्या है, गरीब लोग हैं, उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, ठीक है। अब जब प्राइवेट प्लेयर आएंगे तो प्राइवेट का पर्पस क्या है, प्रॉफिट कमाना, ठीक। तो वो तो प्रॉफिट कमाएंगे, ठीक है। तो जब उनका पर्पस प्रॉफिट कमाना है और वो प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो बाकी लोगों का वेलफेयर होगा क्या? तो इसका मतलब गरीब लोगों को आप और गरीब कर दोगे, और अमीर लोग और अमीर हो जाएंगे। तो देश में कुछ लोग अमीर रह जाएंगे, बाकी सब लोग गरीब रह जाएंगे। क्या ये पर्पस था हमारा आजादी दिलाने का? तो क्या आप इसको चूज करोगे, किसे चूज करोगे? कम्युनिज्म को। अब आप बदल गए अपनी बात से, इतनी जल्दी बदलना अच्छी बात है क्या? चलो, तो अब बात करते हैं कि आपने कम्युनिज्म को चूज किया। कम्युनिज्म का क्या मतलब है कि सारी चीजें स्टेट के पास होंगी, इसका मतलब सारे काम स्टेट को करने पड़ेंगे, यही तो मतलब है। तो इसका मतलब एजुकेशन भी स्टेट देगा, रोड भी स्टेट बनाएगा, ठीक है, और हॉस्पिटल भी स्टेट के होंगे, सारी चीजें स्टेट की होंगी, ठीक।
अब प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास ऑलरेडी देश के जो है जो रिसोर्सेज हैं वो लगभग 150-200 साल से एक्सप्लॉइट किए गए हैं, स्टेट के पास रिसोर्सेज ही नहीं है। तो अगर सारी चीजें मैं स्टेट को दे दूं तो स्टेट एजुकेशन देगा या स्टेट हेल्थ देगा या स्टेट जो बेसिक चीजें हैं फूड उसको प्रोवाइड कराएगा। तो अब मतलब आपके पास रिसोर्सेज हैं 100 रुपए के और आपको खर्चा करना है 500 रुपए का, कैसे करोगे जी? दोनों करना पड़ेगा। अब आप फिर अपनी बात से बदल गए। तो अब आप समझ पा रहे हो कि आप थियोरेटिकली डिसाइड नहीं कर पा रहे और गांधी और नेहरू को प्रैक्टिकली डिसाइड करना था, कितना मुश्किल काम था। तो अगेन दोनों करना पड़ेगा। तो इसीलिए ही उन्होंने एक कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट किया, दैट इज सोशलिज्म। सोशलिज्म का मतलब क्या है कि जहां पर मेजॉरिटी ऑफ द रिसोर्सेज दे आर कंट्रोल्ड बाय या ओन्ड बाय गवर्नमेंट, लेकिन इसके साथ साथ प्राइवेट प्लेयर्स भी एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, तो ये है सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट या सोशलिस्ट। अब क्या हुआ देखो, बेसिकली हमने क्या कहा कि साहब प्राइवेट और स्टेट ओन्ड दोनों एग्जिस्ट करें। तो एक तरफ है हमारे पास कैपिटलिज्म और एक तरफ है हमारे पास कम्युनिज्म। जब हमने सोशलिज्म अडॉप्ट किया तो हमारा सोशलिज्म लगभग यहां था, मतलब सोशलिज्म एक तरह का कम्युनिज्म ही है, कम्युनिस्टिक कॉन्सेप्ट ही है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे अडॉप्ट किया उसको, मतलब ज्यादातर सोसाइटी हमारी जो अप्रोच है, पॉलिसीज है, वो कम्युनिस्टिक वाली है, लेकिन प्योरली कम्युनिस्ट नहीं है हम। ठीक, विद टाइम क्या हुआ, 1991 में इस देश में एक मेजर इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ। क्या था 1991 के रिफॉर्म? इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो, कॉमर्स के, तो 1991 के रिफॉर्म तो पता होने चाहिए। है, हो ही नहीं सकता ऐसा, ये ना पढ़ा हो। इकोनॉमिक फाउंडेशन है ये तो, 1991 रिफॉर्म। आपके और हमारे बाबा जी ने, ठीक है, एडिडास और वुडलैंड के शूज नहीं पहने, वो वैसे बनी हुई जूती पहनते थे। ठीक है, जो लोकल जो वो बनाता था। ठीक है, हम एडिडास और वुडलैंड के शूज पहन रहे हैं, क्यों? हैं, बाहर से कंपनी आनी शुरू हो गई थी, तो वो पहले क्यों नहीं आ रही थी? उन्हें ये नहीं लगता था कि हमारे दादाजी और अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, या वो उन्हें नहीं देना चाहते थे कि हम क्यों दें इनको, अब हम ज्यादा अच्छे हैं वो हमें देना चाह रहे हैं? पहले क्यों नहीं आती थी? बिकॉज यहां तक हमारी जो इकोनॉमी है वो मेजरली क्लोज्ड इकोनॉमी है। ठीक है, तो मेनली वो क्लोज्ड इकोनॉमी है, मतलब हम बाहर की कंपनीज को अलाउ नहीं करते हैं। ठीक, 1991 में क्या हुआ, यहां पर आए हमारे पास एलपीजी रिफॉर्म। एलपीजी मींस नॉट, जिसकी आजकल शॉर्टेज चल रही है, एलपीजी गैस। ठीक है, दिस इज लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन में हमने क्या किया कि हमने जो लाइसेंस राज था, लाइसेंस पॉलिसी थी, मतलब आपको अगर पहले बिजनेस शुरू करना होता था तो 50 जगह से आपको क्लियरेंस लेनी है, और वो सब डिपार्टमेंट में करप्शन की वजह से आपकी कई सालों तक फाइल अटकी रहती थी, अनटिल आपकी पॉलिटिकल अप्रोच नहीं है। ठीक है, तो उससे हमने जो लाइसेंसिंग है उसको खत्म किया, उसको बहुत हद तक ईजी किया। आज के टाइम में बिजनेस स्टार्ट करना बहुत ईजी है एज कंपेयर टू 1970s या 80s। ठीक है, तो लिबरलाइजेशन किया हमने। दूसरी बात क्या किया, प्राइवेटाइजेशन, मतलब प्राइवेट प्लेयर्स के लिए ओपन किया मार्केट कि भाई प्राइवेट प्लेयर्स भी बिजनेस कर सकते हैं। दूसरी बात, ग्लोबलाइजेशन किया, मतलब अपनी इकोनॉमी को वर्ल्ड के लिए ओपन किया कि बाहर की कंपनीज भी इंडिया में आ सकती हैं। तो अब क्या हुआ कि 1991 में जब एलपीजी रिफॉर्म्स आए तो हमने प्राइवेटाइजेशन कर दिया, मतलब प्राइवेट प्लेयर्स को हमने इंक्रीज किया, और विद टाइम वो इंक्रीज होते होते अब अगर हम देखें तो एफडीआई लगभग लगभग हर सेक्टर में अलाउ हो गई है। ठीक है, तो हमने क्या किया कि प्राइवेट प्लेयर्स को लगातार लगातार बढ़ाते चल गए। एफडीआई, एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट।
ठीक है, कि जो फॉरेन कंपनीज इंडिया में इन्वेस्ट करती हैं, इंडिया के बिजनेसेस में, ठीक है। उसे भी हम जब इकोनॉमिक्स डिस्कस करेंगे तो हम डिस्कस करेंगे, एक एफआईआई होता है, ठीक है, एफआईआई या एफपीआई, और एक होता है एफडीआई, उन्हें डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर रिफॉर्म आ गए, रिफॉर्म आने की वजह से आपने इकोनॉमी ओपन कर दी, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, प्राइवेट प्लेयर्स को एंट्री दे दी, बिजनेस स्टार्ट करना इजी कर दिया। तो अब ये होते 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 अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट में हम कहीं पे यहाँ हैं जहां पर हम कम्युनिज्म से काफी दूर हैं और कैपिटलिज्म के नजदीक हैं, ठीक है। तो हम अभी भी प्योरली कैपिटलिस्ट नहीं है, ना ही हम प्योरली कम्युनिस्ट हैं, तो हम कहीं ना कहीं पर बीच में हैं, दैट इज सोशलिस्ट। बताओ समझ में आई बात, सोशलिज्म क्या है। तो हम इंडिया को कैसा बनाएंगे कि जहां पे मेजॉरिटी ऑफ द रिसोर्सेज गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही होगी लेकिन प्राइवेट प्लेयर्स भी एग्जिस्ट कर रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट और क्या बनाएंगे हम इंडिया को, सेक्युलर। सेक्युलर का क्या मतलब है ये तो आपको पता ही है, आजकल सबसे ज्यादा डिस्कस्ड एंड मोस्ट डिबेटेड चीज सेक्युलरिज्म ही है। जो सेक्युलरिज्म है या सेक्युलर है उसके दो मीनिंग है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव मीनिंग क्या है सेक्युलरिज्म का, कि ऑल रिलीजन्स आर इक्वल फॉर स्टेट। स्टेट के लिए, कंट्री के लिए जितने भी रिलीजन हैं वो सबके सब बराबर होंगे, वो किसी में भेदभाव नहीं करेगा। ऐसा नहीं करेगा कि भाई किसी पर्सन को रिलीजन के बेसिस पे या किसी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रेफरेंस दे और किसी को ना दे, ऐसा वो नहीं करेगा, ठीक है। तो जितने भी रिलीजन है वो सारे रिलीजन बराबर होंगे। और नेगेटिव का क्या मतलब है कि स्टेट हैज नो रिलीजन। इसका मतलब कि जो स्टेट है, मतलब हमारी कंट्री है, इंडिया है, इंडिया का खुद का कोई धर्म नहीं होगा, ठीक है। हम इसे कभी भी धार्मिक कंट्री डिक्लेयर नहीं करेंगे। तो अगेन बहुत सारे जो ग्रुप्स हैं जिन जो ये कहते हैं कि हम अखंड भारत बनाएंगे, ठीक है, या हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, नॉट अखंड भारत, जो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो हिंदू राष्ट्र कैसे बनाएंगे जी, है कि जब कंट्री में, तो ऐसा हो सकता है क्या, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनली भी ये बात गलत है कि हम हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि हमारे यहाँ सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, ठीक। तो जब हमारे यहाँ पर सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट है, ठीक, तो इसका मतलब कि स्टेट का खुद का कोई रिलीजन नहीं होगा, तो हम हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकते, ठीक है। और दूसरी बात, जितने भी रिलीजन है वो सब इक्वल होंगे, ठीक है। बताओ सेक्युलरिज्म का मतलब समझ में आया, ठीक है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास वो क्या है, डेमोक्रेटिक, ठीक। डेमोक्रेटिक का क्या मतलब है, व्हाट इज डेमोक्रेसी। इलेक्शंस होंगे, इलेक्शंस का मतलब, हाँ जी, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, तो बहुत रटी रटाई डेफिनेशन है। बेसिकली अब देखो, कोई भी कंट्री है उसको कुछ कोई ना कोई तो कंट्रोल करेगा, ठीक है। भले ही हम ये कह रहे हैं कि भाई एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल करे या एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल करे, करेगा तो कोई ना कोई ह्यूमन बीइंग ही कंट्रोल, ठीक है। तो अब अगेन डेमोक्रेसी का क्या मतलब है कि जो लोग हमारी कंट्री को गवर्न करेंगे, ठीक है, दे आर इलेक्टेड बाय अस, ठीक। तो बेसिकली, ठीक है, तो बेसिकली हमारे ही लोग, हमारे में से ही इलेक्टेड लोग हमारे को कंट्रोल करेंगे, मतलब हमारी कंट्री को रन करेंगे, दैट इज डेमोक्रेसी, ठीक है। तो बेसिकली अब क्या होगा, जब हमारे ही लोग कंट्रोल करेंगे तो हमारी रिक्वायरमेंट से, हमारी से कानून बनाएंगे, ठीक। इसीलिए ही आप देखो लेजिस्लेचर में कौन कौन था,
सेंट्रल लेवल पर पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में कौन है, राज्यसभा लोकसभा, कहाँ से जा रहे हैं, हमारे बीच में से ही इलेक्ट होकर के, ठीक है, चाहे डायरेक्ट इलेक्शन है या इनडायरेक्ट इलेक्शन है, ठीक है। तो अब अगेन हमारे यहाँ पर कंट्री में डायरेक्ट डेमोक्रेसी है या इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, दोनों कैसे एग्जिस्ट कर जाएंगे यार, आप बताओ, ये तो मैंने डिस्कस किया हुआ है। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है कि भाई जो कंट्रोल करेगा, कंट्रोल कैसे करेंगे, लॉ बना करके। तो बेसिकली लॉ बनाने में जिन लोगों को कंट्रोल किया जा रहा है, मतलब इस कंट्री की पॉपुलेशन, इस कंट्री की पॉपुलेशन का लॉ बनाने में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट रहेगा या इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट रहेगा। कैसे, जब संसद से लॉ बनता है आपको वोट करने के लिए बुलाते हैं उस लॉ के ऊपर, कौन वोट करता है, जब संसद में कानून पास होता है किसी भी चीज को लेकर के, तो आपको वोट करने के लिए बुलाते हैं क्या संसद में, कौन वोट करता है उस कानून के ऊपर, एमपी, ठीक है। तो एमपी को किसने वोट किया, हमने। तो एमपी बेसिकली हमें रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक। तो जब वो वहां वोट कर रहा है उस कानून के फेवर में अगेंस्ट में, तो बेसिकली हमारा रिप्रेजेंटेशन ही तो है, वो हमें रिप्रेजेंट कर रहा है वो वहां पर, ठीक है। तो अल्टीमेटली जब उसने हमें रिप्रेजेंट किया, मतलब इस एरिया के लोगों की जो इच्छा है उसे वो कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, कि वो उसके फेवर में होनी चाहिए, अगेंस्ट में होनी चाहिए, ठीक है। तो हमारी इच्छा या हमारा जो उस कानून से जो उसके ऊपर ओपिनियन है, वो डायरेक्टली रिप्रेजेंट हो रहा है या इनडायरेक्टली हो रहा है, इनडायरेक्टली हो रहा है। तो हमारी कंट्री में कैसी डेमोक्रेसी है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। और हमारी कंट्री में डायरेक्ट डेमोक्रेसी पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि आप अगर हर चीज पे इतने बड़े लोगों से वोटिंग कराने लगो तो पॉसिबल ही नहीं है कि वो चीज पास हो जाएगी, ठीक है। दैट्स व्हाई वी हैव इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। है है ठीक। उसके बाद जो हमारे पास, और इसका जवाब आपको मिलेगा, जो आप पूछ रहे हो ना मेरे से कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहाँ पर है, नोट चेक कर, मैंने लिखवाया था आपको, ये क्वेश्चन पहले भी आया था और ये क्वेश्चन पहले लिखवाया हुआ है कि कहाँ पर है, ठीक है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है दैट इज रिपब्लिक, कि रिपब्लिक का क्या मतलब है, ठीक है। अब हम इतने सालों से रिपब्लिक डे मनाते हैं, तो रिपब्लिक डे का क्या मतलब है, क्या मतलब है जी रिपब्लिक डे का, क्यों मनाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, तेज बोला करो थोड़ा, तेज, एक तो उस दिन, हाँ, इंडिपेंडेंस की शुरुआत करी थी, वो कैसे, ठीक है। तो रिपब्लिक डे हम क्यों मनाते हैं, हाँ जी क्यों मनाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया था उस दिन, सिंपल, ठीक है। अब बात ये कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया तो मतलब प्रियम्बल इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो अगेन कि रिपब्लिक का मतलब क्या है यहाँ पे, तो रिपब्लिक का मतलब क्या है कि जो हेड ऑफ कंट्री है, इट इज नॉट अ हेरिडिटरी पोस्ट, ठीक है। ये हेरिडिटरी पोस्ट नहीं होगी, मतलब ऐसा नहीं है कि राजा का बेटा राजा, उसका बेटा राजा, उसका बेटा राजा, ठीक है। तो हमारे पास हेड ऑफ द कंट्री कौन है, हेड ऑफ द कंट्री कौन है हमारा, पीएम इज हेड ऑफ द कंट्री, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, फर्स्ट पर्सन कौन है, ठीक है। प्रेसिडेंट हमारी कंट्री का फर्स्ट पर्सन है। तो जो हमारा प्रेसिडेंट है वो इलेक्टेड है या नॉमिनेटेड है या हेरिडिटरी है, इलेक्टेड है, ठीक है। कौन इलेक्ट करता है, उसे हम देखेंगे आगे जाकर के कि कौन इलेक्ट करता है, ठीक। तो बेसिकली हमारी कंट्री का जो हेड है, हेड ऑफ द कंट्री, हेड ऑफ द स्टेट, दैट इज नॉट हेरिडिटरी, इट इज अ इलेक्टेड पोस्ट, ठीक है। ये मतलब है रिपब्लिक का। बताओ समझ में आया, पक्का।